तो हमने देखा है कि कैसे साइक्लोट्रॉन सिर्फ कुछ हजार वोल्ट्स का उपयोग करके भारी नाभिकों को, न्यूक्लियाई को त्वरित कर सकते हैं, उन्हें एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विचार यह है कि यहाँ पर जो दोलनशील वैद्युत क्षेत्र होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, वे आवेशित कणों को त्वरित करती है, उन्हें एक्सेलरेट करती है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वे उनके पथ को मोड़ देता है, यानी उन्हें वृत्ताकार पथ में आगे बढ़ाता है। तो इससे होता यह है कि जो आवेश होता है वो एक सर्पिल में इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है, और जब ये अधिकतम त्रिज्या को प्राप्त कर लेता है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसका जो वेग होता है वो अधिकतम हो जाता है। तो आपको एक बात पर ध्यान रखना होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दोलनशील होता है, यानी ऑसिलेटिंग होता है। इसका मतलब है कि हमें बार बार उसकी दिशा को बदलना होता है। तो इस वीडियो में हम ये पता करना चाहते हैं कि हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमें कब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलना है, उसे पलटना है। तो आप एक इंजीनियर के रूप में इसके बारे में सोचिए। यदि आपको इस दोलित्र यानी इस ऑसिलेटर को डिजाइन करना होता तो आपके दिमाग में क्या सवाल आते? आपको ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा बदलने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती? तो शायद आप ये सोचते कि क्या यहाँ पर नियत आवृत्ति होनी चाहिए या फिर यहाँ पर आवृत्ति बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक बहुत ही जटिल सर्पिल है। तो शायद ये प्रश्न आपके दिमाग में आता, और शायद दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता कि इस वैद्युत क्षेत्र को किस आवृत्ति पर हमें बदलना है, इसको कितनी देर में हमें, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें इसे बदलना है, ताकि जो हमारा साइक्लोट्रॉन है वो ठीक से काम कर पाए। ठीक है, तो चलिए इस बारे में सोचते हैं। अब चूंकि हम दोलित्र आवृत्ति यानी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की गणना करना चाहते हैं, तो ये सोचने से शुरू करते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उससे अपनी दिशा को बदलने में कितना समय लगता है। तो हम एक बार इसकी दिशा बदलेंगे और फिर आधा पथ होने के बाद हम फिर से इसकी दिशा को बदल देंगे, पलट देंगे। तो हमें ये देखना है कि इस दिशा को 2 बार ये बदलने में कितना समय लग रहा है। चलिए इसके लिए हम ये प्रोटॉन का उपयोग करते हैं। तो अभी ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर है, और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा दाईं ओर है, ताकि हम इसे दाईं ओर धकेल सके, इसे दाईं ओर गतिमान कर सके। और फिर जैसे ही हमारा ये जो प्रोटॉन है ये चाल प्राप्त करता है, ये गतिमान होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। और फिर जैसे ही ये इस डी से बाहर निकलने वाला होता है, हमें तभी अपने वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलना होगा, उसे पलटना होगा। तो ये एक बार हो गया जब हमने अपने वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बदला, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये त्वरित होता रहे, हम इसे त्वरित करते रहना चाहते हैं। तो अब हमारा जो प्रोटॉन है वो बाईं ओर जा रहा है, तो परिणाम स्वरूप हमारा जो प्रोटॉन है वो त्वरित होगा, और अब हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो इसे मोड़ देगी, इसकी दिशा को पलट देगी, और फिर ये वापस इधर से बाहर निकलेगा, और हमें तभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को फिर से बदल देना है, फिर से पलट देना है। तो इस तरह से हमने एक दोलन, एक ऑसिलेशन को पूरा कर लिया है। तो अब हमको दिख रहा है कि ये जो प्रोटॉन है वो इस प्रकार से एक सर्पिल में आगे बढ़ रहा है, और इस सर्पिल को पूरा करने में जो समय इसे लग रहा है उसे हम आवर्तकाल भी कह सकते हैं, टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। तो आवेश को इस पूरे सर्पिल को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे वैद्युत क्षेत्र के एक दोलन के लिए भी वही एक टाइम पीरियड है। तो दोलित्र का जो आवर्तकाल होगा वो एक सर्पिल को पूरा करने के लिए जो समय लग रहा है उसके बराबर होगा। तो यदि हम ये पता कर पाए कि प्रोटॉन को एक सर्पिल पूरा करने में कितना समय लग रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें आवर्तकाल मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल ये था कि जो ये सर्पिल है इसे पूरा करने का ये जो समय है, क्या ये सर्पिल के साथ बदलता रहता है या समान रहता है? मतलब ये जो बड़े सर्पिल है और जो छोटे सर्पिल है, क्या इन सभी में इन सभी सर्पिल को पूरा करने में समान समय लग रहा है या अलग अलग समय लग रहा है? तो ये हमारे एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। तो क्या आप वीडियो को रोककर इस बारे में सोच सकते हैं? तो आप इसे ऐसा सोचिए, मान लीजिए ये वाला जो सर्पिल है इसे पूरा करने में 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड लग रहा है। तो प्रश्न ये है कि ये वाला जो सर्पिल है इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या ये 1 मिलीसेकंड से ज़्यादा होगा, कम होगा, या उसी के बराबर होगा? और इसी तरह से आप इस पद के लिए, फिर इस पद के लिए इस बारे में सोचिए। तो आप वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में। तो हमारी प्रारंभिक सोच ये हो सकती है कि ये जो लंबा पथ है शायद इस पर ज़्यादा समय लगे इसे पूरा करने में आवेश को, और जो ये छोटा पथ है इसमें कम समय लगे आवेश को। तो यदि इस छोटे वृत्त को, इस सर्पिल को पूरा करने में मान लीजिए 1 मिलीसेकंड लग रहा है, तो शायद आप सोच सकते हैं कि ये वाला जो सर्पिल है, ये जो पथ है, इसे पूरा करने में शायद 2 या 3 मिलीसेकंड लग रहे हो, और क्योंकि यहाँ पर ये पथ बड़ा है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर ये त्रिज्या के बढ़ने का असली कारण क्या है? इसके बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर ये जो चाल है वो बढ़ रही है। और इससे फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि निश्चित रूप से ये अधिक दूरी तो तय कर रहा है, लेकिन इसकी चाल भी उतनी ही बढ़ गई है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर है और जो वी है वे एक दूसरे के समानुपाती है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से इसका पथ, इसकी जो पथ की त्रिज्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से यहाँ पर जो चाल है या जो वेग है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे पूरा करने में भी उतना ही समय लगेगा जितना छोटे सर्पिल को या छोटे पथ को पूरा करने में लग रहा था। यानी कि यहाँ पर जो समय का या आवर्तकाल का जो रेशो आएगा, अनुपात आएगा, वो 1:1 ही आएगा। तो इसे पूरा करने में भी 1 मिलीसेकंड लगेगा, इसे पूरा करने में भी 1 मिलीसेकंड ही लगेगा, और इसी तरह से सब में 1 मिलीसेकंड लगेगा। और वैसे हम इसके लिए एक व्यंजक भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये गणना करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है इस आधे वृत्त में, तो हमें पता है चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो समय को हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल। तो ये वृत्त का आधा हिस्सा है, तो यहाँ पर जो दूरी तय की गई होगी तो वो 2πr, यानी जो पूरी परिधि होती है उसका आधा होगा, यानी कि वो πr होगा। तो समय बराबर πr बटे चाल। अब जो चाल है तो चाल को हम v लिख लेते हैं, तो ये हो गया πr बटे v। अब हमें यहाँ पर r का जो व्यंजक है वो पता है, तो r की जगह हम लिख देते हैं mv बटे qb। तो यहाँ पर ये v और v कट जाएंगे, तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा πm बटे qb। तो ये जो समय है वो केवल द्रव्यमान यानी मास, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, इन पर निर्भर करता है। और ये सभी जो है ये स्थिरांक है, ये बदल नहीं रहे हैं। तो इसी कारण से ये सभी वृत्तों में, इन सभी पथों पर जो समय होगा वो बराबर ही होगा। तो खैर, ये हमने आधे वृत्त के लिए, आधे सर्पिल के लिए समय निकाले। तो ये जो पूरा सर्पिल होगा उसके लिए समय क्या होगा, उसे हम कैपिटल टी लिख लेते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा 2 गुणा ये छोटा टी, यानी कि 2 गुणा πm बटे qb, क्योंकि यहाँ पर हमें अब ये जो 2 छोटे आधे पथ है उन्हें जोड़ना है, इसलिए हमने इसे 2 से गुणा किया है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पूरा सर्पिल है उसका आवर्तकाल 2 मिलीसेकंड है, और यही आवर्तकाल इस सर्पिल के लिए होगा और इस सर्पिल के लिए होगा। सभी सर्पिल जो है हमारे पास उनके लिए आवर्तकाल 2 मिलीसेकंड होगा। और हमने पहले ही देखा था कि जो सर्पिल का आवर्तकाल है वही एक दोलित्र का आवर्तकाल होगा, तो यानी हमें दोलित्र का आवर्तकाल भी मिल गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल ये था कि ये जो दोलित्र है इसका जो आवर्तकाल है क्या ये नियत रहेगा या फिर नहीं। तो उत्तर है कि हाँ, ये नियत ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है, ये जो आवर्तकाल है वो बदल नहीं रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाल है वो बढ़ी हुई दूरी के समानुपाती है, और इसीलिए उतना ही समय लग रहा है। तो एक सर्पिल को पूरा करने में 2πm बटे qb समय लग रहा है। अब इसी का उपयोग करके हम आवृत्ति की भी गणना कर सकते हैं, हम दोलित्र की आवृत्ति की भी गणना कर सकते हैं। तो दोलित्र की आवृत्ति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 बटे आवर्तकाल, यानी कि qb बटे 2πm। और इसे ही हम साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और फिर से आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपको ये सारे जो समीकरण है इन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना था कि ये जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो एक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, तो हमें यहाँ पर बस इस समीकरण को ध्यान रखना है, और फिर केवल इसी समीकरण से हम सारे जो हमारे समीकरण है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब समाप्त करने से पहले हम साइक्लोट्रॉन की जो सीमा है उसे भी समझ लेते हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने आवृत्ति का ये जो समीकरण है इसमें ये माना है कि ये सभी राशियां नियत राशियां है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये नियत ही रहे, क्योंकि जो आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत है उसमें हमने देखा था कि जो द्रव्यमान है वो वास्तव में वेग पर निर्भर करता है। तो यदि वेग बढ़ता जाएगा तो जो द्रव्यमान है वो भी बढ़ता जाएगा। और वैसे जब हम सामान्य चाल से आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी प्रकाश की चाल से बहुत ही कम चाल से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम ये जो वृद्धि है इसे नगण्य मान सकते हैं। लेकिन ये जो साइक्लोट्रॉन है इसमें जो प्रोटॉन या अन्य आवेशों की चाल होगी वो काफ़ी अधिक होगी, वो प्रकाश की चाल के काफ़ी नज़दीक होगी। तो हम यहाँ पर इन कणों में होने वाले द्रव्यमान के बदलाव को नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के काफ़ी नज़दीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है ये बदल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोलित्र आवृत्ति है वो भी एक नियत नहीं है, वो भी बदल सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो साइक्लोट्रॉन है वो केवल तब तक बढ़िया तरीके से काम कर सकता है जब तक ये जो चाल है वो प्रकाश की चाल से छोटी हो और हम द्रव्यमान में जो बदलाव हो रहा है उसे नगण्य मान सके। लेकिन यदि आप इन कणों को प्रकाश की चाल के मान लीजिए 50%, 60% या 99% तक पहुंचा देते हैं, तो हमें दोलित्र की जो आवृत्ति है उसे समायोजित करने के तरीके को सोचने की आवश्यकता है। और वैसे आधुनिक त्वरक जो होते हैं, आधुनिक एक्सेलरेटर जो होते हैं, उन्हें अक्सर सिंक्रोट्रॉन या सिंक्रो साइक्लोट्रॉन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर ये जो दोलित्र है वो ये सुनिश्चित करता है कि इनकी जो आवर्तकाल है या इनका जो आवृत्ति है वो सिंक में रहे। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।